एक माँ ने अपनी नवजात बेटी को सीने से लगाकर पूरी रात रोते हुए बिताई, लेकिन अगली सुबह उसे अपनी ही बच्ची को जंगल के एक पेड़ के नीचे छोड़ना पड़ा। राजमहल में खुशियों का माहौल था। रानी देवयानी ने एक सुंदर बेटी को जन्म दिया था। पूरा महल उत्सव मना रहा था, लेकिन रानी की आंखों में खुशी के साथ डर भी था। वो अपनी बेटी को सीने से लगाए बैठी थी। तभी राजा वीरेंद्र कमरे में आए। देवयानी, देखो हमारी बेटी कितनी सुंदर है। महाराज, मैं इसे कभी खुद से दूर नहीं करूंगी। देवयानी, मुझे तुमसे एक जरूरी बात कहनी है। क्या बात है? राज ज्योतिषी ने भविष्यवाणी की है। कैसी भविष्यवाणी? अगर राजकुमारी अगले कुछ वर्षों तक महल में रही तो उस पर बड़ा संकट आएगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ज्योतिषी ने कहा है कि उसकी रक्षा के लिए कुछ समय तक उसे राज्य से दूर रखना होगा। मैं अपनी बेटी को कहीं नहीं भेजूंगी। मैं भी उससे दूर नहीं होना चाहता। फिर ऐसा मत कीजिए। कभी कभी प्यार के लिए सबसे कठिन फैसला लेना पड़ता है। महाराज, कृपा करके ऐसा मत कीजिए। देवयानी, हमारी बेटी की सुरक्षा इसी में है। मैं इसके बिना नहीं जी पाऊंगी। और मैं, बेटी, अगर किस्मत ने चाहा तो एक दिन मैं तुम्हें जरूर ढूंढ लूंगी। आंसू बहाते हुए दोनों वहां से चले गए। कुछ देर बाद उसी रास्ते से ऋषि अत्रेय गुजरे। उन्हें बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। वो तुरंत पेड़ के पास पहुंचे। अरे, ये बच्ची यहाँ कैसे? उन्होंने बच्ची को गोद में उठा लिया। बच्ची रोना बंद कर मुस्कुरा दी। ऋषि के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। लगता है भगवान ने आज मुझे एक बेटी दे दी। वो उसे अपने आश्रम ले आई। साल बीतते गए। राजकुमारी अब एक सुंदर लड़की बन चुकी थी। ऋषि ने उसका नाम रखा था आर्या। आर्या पूरे आश्रम की जान थी। गुरुदेव, आज मैं आपके लिए फल लेकर आई हूँ। बेटी, तुम मेरा कितना ध्यान रखती हो। क्योंकि आप ही तो मेरा परिवार हैं। ऋषि भावुक हो जाते। धीरे धीरे आर्या की सुंदरता की चर्चा दूर दूर तक फैलने लगी। जंगल से गुजरने वाले लोग उसे देखकर हैरान रह जाते। लेकिन आर्या को अपने रूप पर कभी घमंड नहीं था। एक दिन ऋषि अत्रेय ने कहा, बेटी, मुझे कुछ समय के लिए तपस्या पर जाना होगा। आर्या उदास हो गई। कितने दिनों के लिए? शायद कई महीनों के लिए। आपके बिना मन नहीं लगेगा। तुम बहादुर हो। उधर उसी समय पड़ोसी राज्य का युवा राजा आर्यवर्धन शिकार के लिए जंगल में आया हुआ था। हिरण का पीछा करते करते वो जंगल के अंदर बहुत दूर निकल आया। अचानक उसकी नजर नदी किनारे पड़ी एक सुंदर बगीचे पर पड़ी और फिर उसकी नजर आर्या पर पड़ी। आर्या नदी से पानी भर रही थी। हवा में उसके बाल उड़ रहे थे। राजा उसे देखता ही रह गया। ये कौन है? नदी किनारे खड़ा आर्यवर्धन आर्या को देखे जा रहा था। उसने अपने जीवन में कई राजकुमारियां देखी थीं, लेकिन उसके सामने खड़ी ये साधारण वस्त्र पहनी लड़की कुछ अलग ही थी। आर्या ने घड़ा भर लिया और मुड़कर जाने लगी। तभी उसका पैर एक पत्थर से टकरा गया। घड़ा उसके हाथ से छूटने ही वाला था कि आर्यवर्धन दौड़कर आगे आया और उसने घड़ा पकड़ लिया। आर्या चौंक गई। आप कौन हैं? पहले आप बताइए, आप कौन हैं? मैंने पहले पूछा है। ठीक है, मैं आर्य हूँ। उसने अपना असली परिचय नहीं दिया। और मैं आर्या। कुछ पल दोनों एक दूसरे को देखते रहे। फिर आर्या ने जल्दी से घड़ा लिया। मुझे जाना चाहिए। क्या हम फिर मिल सकते हैं? आर्या थोड़ा झेंप गई। मैं किसी अजनबी से दोस्ती नहीं करती। इतना कहकर वो चली गई। लेकिन जाते जाते एक बार पीछे मुड़कर जरूर देखा और ये बात आर्यवर्धन की दिल में उतर गई। अगले दिन आर्यवर्धन फिर उसी नदी किनारे पहुंचा। उसकी नजरें बस आर्या को खोज रही थीं।
कुछ देर बाद वो दिखाई दी। आर्या उसे देखकर हैरान रह गई। आप फिर आ गई? हाँ, शायद रास्ता भूल गया था। मजाक में, कल भी यही कहा था। तो शायद मुझे बार बार रास्ता भूलने की आदत है। आर्या अपनी हंसी रोक नहीं पाई। धीरे धीरे दोनों रोज मिलने लगे, कभी नदी किनारे, कभी बगीचे में, कभी पेड़ों की छांव में। एक दिन दोनों आम के पेड़ के नीचे बैठे थे। आर्या, क्या तुम्हारा कोई परिवार नहीं है? आर्या कुछ पल चुप रही। मेरे गुरुदेव ही मेरा परिवार है। और माता पिता? उदास होकर, नहीं जानती। तुमने कभी जानने की कोशिश नहीं की? बहुत की। फिर? जब कोई उत्तर ही ना मिले तो सवाल पूछना छोड़ देना चाहिए। कुछ दिनों बाद आर्यवर्धन अब पूरी तरह आर्या के प्रेम में पड़ चुका था, लेकिन उसे डर था, अगर आर्या को पता चल गया कि वो राजा है तो। एक शाम सूरज ढल रहा था, आसमान सुनहरा हो गया था। दोनों नदी किनारे बैठे थे। आर्या, अगर मैं तुमसे एक बात पूछूं तो बुरा तो नहीं मानोगी? पहले पूछिए। अगर कोई तुमसे बहुत प्रेम करने लगे तो उसे सच बोलना चाहिए। और अगर उसे डर लगे? सच्चे प्रेम में डर नहीं होना चाहिए। कुछ पल चुप्पी रही, फिर आर्यवर्धन ने उसकी आंखों में देखा। मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। आर्या का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने नजरें झुका ली। मुझे पता था। सच? मुस्कुराकर। इतने दिनों से मिलने वाला इंसान अगर समझ में ना आए तो फिर मैं मूर्ख हूँ। दोनों हंस पड़े। कुछ दिनों तक सब बहुत अच्छा चलता रहा, लेकिन एक दिन महल से सैनिक आर्यवर्धन को खोजते हुए जंगल पहुंच गए। आर्या दूर खड़ी सब देख रही थी। एक सैनिक घोड़े से उतरा। महाराज, पूरा राज्य आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। आर्या के हाथ से फूलों की टोकरी गिर गई। हैरानी से, महाराज? आर्यवर्धन समझ गया कि सच सामने आ चुका है। सैनिकों की जाने की बात। तो आप राजा हैं? आर्या की आंखों में आंसू थे। मैं तुम्हें बताना चाहता था। कब? मैं डर गया था। आपको लगा मैं आपके पद से प्रेम करूंगी? नहीं। फिर झूठ क्यों बोला? आर्यवर्धन के पास कोई जवाब नहीं था। कुछ देर बाद, मुझसे गलती हुई, बहुत बड़ी गलती। लेकिन मेरा प्रेम सच्चा है। और मैं इस बात पर कैसे विश्वास करूं? आर्यवर्धन ने अपनी गर्दन से एक चांदी का ताबीज उतारा। उस पर राजघराने का चिन्ह बना था। इसे रख लो। ये क्या है? मेरे वचन की निशानी। कैसा वचन? मैं वापस आऊंगा। और अगर नहीं आई? लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। महल पहुंचते ही आर्यवर्धन को पता चला कि उसके पिता गंभीर रूप से बीमार हैं। राज्य में अशांति फैल गई। राजकाज का पूरा भार उसके कंधों पर आ गया। इधर एक दिन मंत्री ने आर्या तक झूठा संदेश पहुंचाया। एक चालाक मंत्री को आर्या के बारे में पता चल गया। उसे डर था कि अगर आर्यवर्धन किसी साधारण लड़की से विवाह करेगा तो उसका प्रभाव कम हो जाएगा। उसने षड्यंत्र रच दिया। राजा आर्यवर्धन का संदेश है। आर्या खुशी से दौड़ती हुई आई। क्या कहा उन्होंने? महाराज ने कहा है कि वो अब कभी नहीं आएंगे। आर्या का चेहरा सफेद पड़ गया। क्या? राजा एक राजकुमारी से विवाह करने वाले हैं। दूसरी ओर मंत्री ने आर्यवर्धन से कहा, महाराज, वो लड़की आपको भूल चुकी है। झूठ। उसने आपका ताबीज भी फेंक दिया। आर्यवर्धन स्तब्ध रह गया। उधर आर्या रो रही थी, इधर आर्यवर्धन तड़प रहा था। दोनों को लग रहा था कि दूसरे ने धोखा दिया है, लेकिन असली धोखा किसी और ने दिया था। और उसी समय एक ऐसा रहस्य सामने आने वाला था जो आर्या की पूरी जिंदगी बदल देगा। क्या आर्या और आर्यवर्धन फिर कभी मिल पाएंगे? क्या आर्या को उसकी असली पहचान मिलेगी? आगे की कहानी शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।
क्योंकि आपकी एक लाइक हमें ऐसी और कहानियां बनाने की प्रेरणा देती है। राधे राधे। समय बीतता गया। एक दिन ऋषि आत्रेय अपनी तपस्या पूरी करके आश्रम लौटे। आर्या उन्हें देखते ही दौड़कर गले लग गई, लेकिन ऋषि समझ गए कि उनकी बेटी के मन में कोई गहरा दर्द है। बेटी, क्या बात है? कुछ नहीं गुरुदेव। तुम मुझसे झूठ नहीं बोल सकती। इतना सुनते ही आर्या फूट फूट कर रो पड़ी। उसने सारी बात बता दी। राजा से मुलाकात, प्रेम, ताबीज और फिर मिला वो संदेश, सब कुछ। ऋषि ध्यान से सुनते रहे। कुछ देर बाद ऋषि आत्रेय आश्रम के अंदर गए। वहां एक पुराना संदूक रखा था। उन्होंने उसे खोला। उसमें एक रेशमी कपड़ा और सोने का एक छोटा सा लॉकेट रखा था। आर्या हैरान होकर देखने लगी। बेटी, आज समय आ गया है कि तुम्हें सच बता दूं। सच? तुम मेरी बेटी नहीं हो। तो मैं कौन हूँ? सालों पहले मुझे तुम जंगल में एक बरगद के पेड़ के नीचे मिली थी। तुम्हारे साथ यही लॉकेट था। उन्होंने लॉकेट उसके हाथ में रख दिया। उस पर राजघराने का चिन्ह बना हुआ था, वही चिन्ह जो आर्यवर्धन की ताबीज पर बना था। ये कैसे हो सकता है? क्योंकि तुम कोई साधारण लड़की नहीं हो। तो मैं कौन हूँ? तुम एक खोई हुई राजकुमारी हो। आर्या के पैरों तले जमीन खिसक गई। उधर महल में भी एक बड़ा रहस्य सामने आ चुका था। रानी देवयानी आज भी अपनी खोई हुई बेटी को याद करके रोती थी। एक दिन महल में एक बूढ़ी दासी आई। दासी, महारानी, मैंने उस दिन राजकुमारी के गले में जो लॉकेट देखा था, उसे मैं आज भी पहचान सकती हूँ। क्या तुम सच कह रही हो? हाँ महारानी। उसी समय एक साधु महल पहुंचा। वो ऋषि आत्रेय का शिष्य था। उसने बताया कि जंगल के आश्रम में एक युवती रहती है जिसके पास बिल्कुल वैसा ही लॉकेट है। रानी की आंखों में आंसू आ गए। वो वर्षों पहले जंगल वाली घटना की गवाह थी। उसने रानी को एक बात बताई। महाराज, मुझे लगता है हमारी बेटी मिल गई है। राजा वीरेंद्र भी भावुक हो उठे। अगले ही दिन राजा और रानी आश्रम पहुंचे। आर्या बाहर खड़ी फूलों को पानी दे रही थी। रानी ने उसे देखा और देखती ही रह गई। उसे लगा जैसे वो खुद को जवान रूप में देख रही हो। आर्या? आर्या ने मुड़कर देखा। वो उन्हें पहचानती नहीं थी। ऋषि आत्रेय बाहर आए। उन्होंने सारी सच्चाई बता दी। लॉकेट दिखाया। रानी रोते हुए आर्या के पास आई। बेटी, मुझे माफ कर दो। आप मेरी माँ है? हाँ बेटी। तो आपने मुझे छोड़ा क्यों था? हर दिन खुद को कोसा है मैंने। तुम्हें छोड़ते समय मेरा दिल भी वहीं टूट गया था। आर्या फूट फूट कर रो पड़ी। मुझे माफ कर दो बेटी। पिताजी, आर्या ने अचानक पूछा, क्या आर्यवर्धन ने सचमुच मुझे भुला दिया था? उसी समय महल से एक सैनिक दौड़ता हुआ आया। उसने एक चौंकाने वाली खबर दी। महाराज, मंत्री पकड़ा गया है। क्या? उसने स्वीकार किया है कि उसने राजा आर्यवर्धन और आर्या के बीच झूठे संदेश भिजवाए थे। आर्या स्तब्ध रह गई। उधर जब आर्यवर्धन को सच्चाई पता चली तो वो बिना समय गवाए जंगल की ओर निकल पड़ा। शाम ढल रही थी। आश्रम के बाहर आर्या खड़ी थी। तभी घोड़े की टापों की आवाज सुनाई दी। आर्या ने देखा, सामने आर्यवर्धन खड़ा था। दोनों कुछ पल एक दूसरे को देखते रहे। किसी की जुबान से शब्द नहीं निकल रहे थे। आखिरकार, तुमने सचमुच मेरा इंतजार किया? और आपने? हर दिन। मुझे लगा आप मुझे भूल गए। और मुझे लगा तुम मुझे छोड़ चुकी हो। कुछ समय बाद आर्या और आर्यवर्धन अपने राज्य की सबसे प्रिय राजा रानी बन गई।
पार्ट 2 में होगा सबसे बड़ा खुलासा, इसलिए अभी सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें। कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, असली मोड़ अभी बाकी है। पार्ट 2 देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें।